आज हम जिस अभ्यास के विषय में बात कर रहे हैं ये अभ्यास काफ़ी विख्यात है। अधिकांश सभी व्यक्तियों ने इसके बारे में सुना होगा, देखा होगा या फिर अभ्यास किया होगा, लेकिन मात्र कुछ सुन लेना, कुछ देख लेना पर्याप्त नहीं होता। एक अभ्यास को यूं ही करने में और विधिवत समझ के सभी गलतियों का ध्यान रखते हुए उस अभ्यास को करने में बड़ा अंतर हो जाता है। और इस अभ्यास के साथ इन सजगताओं की विशेष आवश्यकता है, क्योंकि ये एक सूक्ष्म अभ्यास हो जाता है। यूं तो हठ योग के अंतर्गत आसनों और षट कर्म से ऊपर प्राणायाम को रखा गया है, लेकिन प्राणायामों के अभ्यास के अंदर भी कुछ अभ्यास ऐसे होते हैं जो विशेष रूप से हमारी नाड़ियों के ऊपर कार्य करते हैं। और जो नाड़ियों से संबंधित अभ्यास होते हैं, जो विशेष रूप से उन पर कार्य करते हैं, उन अभ्यासों में विशेष सजगता की आवश्यकता होती है। फिर मात्र यही बात नहीं रह जाती कि एक नासिका से श्वास अंदर लिया, दूसरी से निकाला, दूसरी से, ऐसा नहीं रह जाता। फिर बड़ी सजगता की आवश्यकता हो जाती है। और आज का जो ये हमारा अभ्यास है, इसमें हम यही देखेंगे कि 5 वो क्या गलतियां हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर उन गलतियों को करते हैं तो लाभ के स्थान पर उल्टा हानि भी हो सकती है। इस अभ्यास से विशेष मानसिक लाभ प्राप्त होते हैं, लेकिन हमने देखा है कि मानसिक स्तर पर हानि भी व्यक्ति उठाता है इसी अभ्यास से। तो बिल्कुल उल्टे प्रभाव कैसे हो सकते हैं, ये प्रश्न उठता है। उसी के विषय में हम बात करेंगे और बढ़ते हैं इस अभ्यास की ओर। लेकिन इससे पहले 2 चीजें समझ लें। एक ये कि इसका मानसिक स्तर पर आपको लाभ कैसे प्राप्त होता है। तो आप समझें कि हमारी मानसिक स्थितियां हमारे पूरे शरीर पर प्रभाव रखती हैं और विशेष रूप से आपके हृदय के ऊपर प्रभाव रखती हैं। जब आप चिंता में होते हैं, तनाव में होते हैं, डिप्रेशन में होता है कोई व्यक्ति, तो उसकी हृदय गति बढ़ जाती है। और जब आप श्वसन करते हैं विशेष तरीके से, जो हम समझेंगे, तो आपकी जो हृदय गति है वो कम होनी शुरू हो जाती है, सामान्य होनी शुरू हो जाती है, जिसका सीधा प्रभाव आपके मस्तिष्क के ऊपर पड़ता है। और मानसिक शांति होने से आपको अच्छे लाभ प्राप्त होते हैं हर प्रकार के मानसिक विकार में। साथ ही साथ प्राण वायु का स्तर आपके शरीर में बढ़ता है, आपकी ईड़ा पिंगला दोनों संतुलित हो जाती हैं। शरीर में जितनी उष्णता होनी चाहिए, जैसी जठराग्नि होनी चाहिए, उसका एक संतुलन बनता है। अग्नियों को संतुलित करके हमारे शरीर में विशेष प्रभाव रखने वाला ये अभ्यास होता है। आगे बढ़ते हुए अब हम समझते हैं कि क्या वो गलतियां होती हैं जिनकी तरफ व्यक्ति को विशेष ध्यान देना होगा। सबसे पहली जो बात है वो है आपका आसन। हमारे हठ योग के शास्त्रों में अगर जो हम देखते हैं कि क्या वो आसन बताया गया है जिसमें बैठ करके आपको अभ्यास करना है, तो कहा गया है कि पद्मासन का अभ्यास करते हुए पद्मासन में बैठ करके ही अभ्यास करना सर्वोपरि है, इस अभ्यास के विषय में कहा गया है। और सिद्धासन के विषय में यह कहा गया है कि सिद्धासन सभी प्राणायाम या साधना के लिए उपयोगी आसन होता है। तो 2 आसन हमारे सामने आते हैं, एक पद्मासन और एक सिद्धासन, जिनों में बैठ करके इस अभ्यास को किया जा सकता है। सिद्धासन के विषय में हमने विस्तृत मार्गदर्शन पहले किया हुआ है, वो हम लिंक साझा करवा देंगे, वहां से जाकर के देख लें। या फिर आप सहज पद्मासन का अभ्यास कर सकते हैं। पद्मासन कोई कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा आपको फ्लेक्सिबिलिटी आपकी होनी चाहिए। अगर पेल्विक रीजन बहुत स्टिफ होता है कुछ लोगों का, तो वो बैठ नहीं पाते हैं। लेकिन ध्यान ये भी रखना है कि आपने बड़ी मुश्किल से अगर पद्मासन लगा लिया और आप पद्मासन के अभ्यास में सहज नहीं हैं, तो आप ऐसी अपेक्षा ना करें कि आपको अच्छे लाभ मिलेंगे। फिर तो अच्छा है कि आप सुखासन में बैठकर ही अभ्यास कर लें, क्योंकि अभ्यास की तरफ सजगता नहीं होगी। जहां शरीर में दर्द हो रहा है, कैसी स्थिति बन रही है, उसकी तरफ सजगता चली जाएगी। सिद्धासन पद्मासन के अभ्यास में विशेष स्थिति यह होती है कि आपके दोनों घुटने मैट से स्पर्श हो रहे होते हैं, जिससे कि कमर लंबे समय तक सीधी रखने में आपको सुविधा हो जाती है। क्योंकि जो अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास होता है ये थोड़ा सा लंबा अभ्यास होता है, थोड़े अधिक समय तक करना होता है, तो कमर कई बार मुड़ जाती है। और समझ ले आप, हमने पहले ही कहा कि नाड़ियों के ऊपर कार्य करता है ये अभ्यास, और नाड़ियां हमारी
हमारी स्पाइनल कोड से होकर के ही जाती हैं। तो अगर हमारी स्पाइन का अलाइनमेंट बिगड़ जाता है तो समझें कि इस अभ्यास से फिर लाभ ठीक से मिल नहीं पाते हैं। इसलिए आसन के विषय में विशेष हमने आपको कहा। तो प्रथम बात तो यही हुई कि आपको पद्मासन में बैठना है, सिद्धासन में बैठना है, और अगर नहीं बैठ पाते हैं तो सुखासन में बैठना है। सहज बैठ करके आपको सुखासन में जैसे हम पहले बैठे थे, पैरों को उतारें और जैसे पालथी लगा करके आप बैठते हैं, इसी प्रकार से बैठ के भी आप ये अभ्यास कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और दूसरे विषय की तरफ हम बात करते हैं। दूसरी गलती क्या होती है, वो होती है इसकी गति में। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि शनैरेव न वेगत, यानी कि अभ्यास कैसे करना है, धीमी गति से अभ्यास करना है, न वेगता तेज गति से अभ्यास नहीं करना है। क्योंकि आपको समझना होगा, हमने पहले ही कहा कि इस अभ्यास से हमारे मानसिक स्थितियों में जो बदलाव होते हैं कैसे होते हैं, जब विश्रांति मिलती है। विश्रांति का सूचक क्या है, धीमी गति से अभ्यास किया जाएगा तब शांति आपको मिलेगी, या फिर बहुत तेज गति से कोई भी अभ्यास किया जा रहा है तब आपको विश्रांति मिलेगी। ये स्वाभाविक सी बात है। थोड़ा धीमा अभ्यास, गहरा अभ्यास होगा तभी आपको शांत होंगे आप, अन्यथा तेज अभ्यास से तो आपके उत्तेजना बढ़ सकती है, उष्णता बढ़ सकती है शरीर में, उसकी भी आवश्यकता है, वो भी अभ्यास किए जाते हैं। लेकिन इस अभ्यास को तेज गति से नहीं करना होता है, धीमा धीमा ही आपको ये अभ्यास करना है। ये दूसरी सजगता है कि आप इस अभ्यास को तेज गति से नहीं करेंगे। तीसरे स्थान पर आपको ध्यान रखना है कि इस अभ्यास को हमेशा आपको बाईं नासिका से ही शुरू करना है। दाईं नासिका को आपने बंद किया और जो आपने पहला सांस अंदर लिया उसकी सजगता यही है कि वो हमेशा आपका बाईं नासिका से ही सांस अंदर जाना चाहिए। दाईं से फिर आपने बाहर छोड़ा धीमी गति से, फिर दाईं से लिया और बाईं से छोड़ा, फिर इसी प्रकार से क्रम चलेगा। लेकिन जो सजगता है वो सांस को अंदर लेते हुए है, और सांस अंदर हमेशा बाईं नासिका से ही शुरू करना है, क्योंकि बाईं नासिका विश्रांति का प्रतीक है और इसके ऊपर हमें अधिक प्रभाव रखना है। तो ये संकेत किया गया है स्पष्ट रूप से हमारे शास्त्रों में भी। आगे बढ़ते हुए समझें कि इसका समय कितना होना चाहिए। तो शुरुआती समय में इसका अभ्यास आप 10 मिनट से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप अभ्यास बढ़ाते हैं तो 10 मिनट का अभ्यास पर्याप्त नहीं होगा, फिर इसको आप 15 मिनट पर ले जा सकते हैं, फिर 20 मिनट पर ले जा सकते हैं, आधे घंटे तक भी अभ्यास किया जा सकता है। लेकिन 15 से 20 मिनट का अभ्यास इसका आप अच्छा समझें, इतने अभ्यास से आपको अच्छे लाभ प्राप्त होने वाले हैं। अब अंतिम और पांचवा बिंदु समझें, कहा गया है कि सात्विक्याधिया, यानी कि सात्विक भाव से अभ्यास करना है। इसकी तरफ तो कभी ध्यान ही नहीं दिया जाता कि जब हम अभ्यास कर रहे हैं प्राणायाम का, आसन का, तो हमें अपने विचारों की तरफ भी ध्यान देना है, इसकी तरफ बात नहीं की जाती। लेकिन ये आवश्यक है कि आप पहले ईश्वर स्तुति करके शांत चित्त होकर के और एक साधना की तरह अपने उस समय को देखें जिस समय पर आप कोई भी आसन का, प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं। ये भी बड़ा आवश्यक है। तो सात्विक भाव से शांत होकर के बैठ के आपको अभ्यास करना है। तो इस प्रकार से ये हमारे 5 बिंदु हो जाते हैं जिनकी तरफ ध्यान रखते हुए अभ्यास करना है। अब हम देखते हैं कि विधि के विषय में क्या कहा गया है। सबसे पहले समझ लें कि अनुलोम विलोम नाम का हमारे शास्त्रों में नहीं कहा गया है, नाड़ी शोधन प्राणायाम ही कहा गया है, नाड़ियों की शुद्धि करने वाला, लेकिन आज के समय में विख्यात है अनुलोम विलोम के नाम से। तो आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि क्या विधि कही गई है। घेरंड संहिता के अंतर्गत जो इसका अभ्यास क्रम की समय अवधि बताई गई है वो कहा गया है कि आपको दाईं नासिका को बंद कर लेना है, बाईं नासिका से सांस को अंदर लेना है। आपको फिर सांस को रोकना है, अधिक समय तक रोकना है, और जितने समय तक रोका उससे आधे समय तक दाईं नासिका से सांस को बाहर छोड़ना है। ये अनुपात होता है 1:4:2 का अनुपात होता है, यानी कि लिया सबसे कम समय में, रोका अधिक समय तक, और जितने समय तक रोका उसके आधे समय में आपने
बाहर छोड़ दिया सांस को, कुछ इस प्रकार का अनुपात आपको रखना है। लेकिन इससे पहले आप सामान्य अभ्यास भी कर सकते हैं, जो कि यही अभ्यास है। आपने दाईं नासिका को बंद किया, बाईं नासिका से सांस अंदर लिया, दाईं से छोड़ दिया। इसमें आपको होल्ड नहीं करना है, जो सामान्यतः आपने देखा है। फिर जब ये अभ्यास आपका परिपक्व होगा, लगभग 1 महीना, 2 महीना और 3 महीना, 3 महीने तक भी अभ्यास करते हैं, कोई इसमें बाधा नहीं, 3 महीने तक यही करें और उसके बाद आप कुंभक के साथ अभ्यास करें। इससे पहले ध्यान रखें कि आप अपना अलग से कुंभक का अभ्यास कर लें, सांस को अंदर रोकने का अभ्यास कर लें, जिससे कि आप बिल्कुल सहज रहें अभ्यास करते हुए। एक बार सामान्य अभ्यास देख लेते हैं और एक बार देख लेते हैं कि कुंभक के साथ कैसे करना है। तो आपको सहज बैठ जाना है। एक हाथ की आपने ज्ञान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा लगाई और अपने दाईं नासिका को बंद करते हुए बाईं से आपने धीमा सांस अंदर लिया। यह विधि सामान्य है, सरल है। बाईं नासिका से धीमी गति से सांस को अंदर भरना है और फिर दाईं नासिका से सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़ना है। फिर दाईं नासिका से ही सांस को पुनः अंदर भरना है। अंदर भरने के बाद बाईं नासिका से बाहर छोड़ना है। सजगता मात्र ये रखनी है कि शुरुआत बाईं नासिका से करें और फिर इसी क्रम को निरंतर दोहराते जाएं। तो ये आपके अभ्यास क्रम का पहला चरण हुआ। इससे आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि अगर अंतः कुंभक के साथ अभ्यास करना है तो किस प्रकार करना है। तो उसी प्रकार से आपने फिर से बाईं नासिका से ही सांस को अंदर लिया धीमी गति से। इस विधि में धीरे धीरे अपनी बाईं नासिका से सांस अंदर लें और फिर दोनों नासिकाओं को बंद करके अंदर ही अपनी क्षमता के अनुसार सांस को रोकें। जब असहज लगे तो दाईं नासिका से सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़ दें और फिर से इसी प्रकार दाईं नासिका से सांस को अंदर भरें और फिर से अंतः कुंभक यानी कि अंदर ही सांस को रोके रखें। क्षमता के अनुसार रोकने के बाद बाईं नासिका से सांस बाहर छोड़ें और इस क्रम को इसी प्रकार दोहराते। तो इस प्रकार से समझते हुए इन 5 गलतियों का ध्यान रखते हुए वो आसन है, चाहे गति है, चाहे समय है, जो भी हमने बताया उसका ध्यान रखते हुए आपको अभ्यास करने हैं, तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होंगे। आप अगर आज अभ्यास करना शुरू करते हैं तो 3-4 दिन के अंदर ही आपको बड़ी स्पष्टता होगी, बड़ी शांति अनुभव होगी, अच्छा अनुभव होगा, ऊर्जावान रहेंगे, मानसिक लाभ मिलेंगे, अनेक फायदे हैं। तो आप ठीक प्रकार से इन यौगिक पद्धतियों से, शुद्ध रूप से इन यौगिक पद्धतियों की बिना किसी मिलावट के इस ज्ञान को लें, समझें, जीवन में धारण करें, तो आपको अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। आपके लिए इस चैनल के माध्यम से हम निरंतर विशेष महत्वपूर्ण जानकारियां अग्रेषित करते रहते हैं, तो आप इस चैनल पर जुड़ भी सकते हैं और इस जानकारी को आप अग्रेषित भी कर सकते हैं अपने अन्य बंधुओं तक। तो आज के लिए आपके लिए यही मार्गदर्शन था। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।